हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पेपॉन। इंडियन पॉलिटी पर एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस करते हैं जिसका संबंध मनी बिल से है। पिछले कुछ सालों में हमने देखा कुछ बिल्स ऐसे हैं जिनको मनी बिल करके पेश किया जाता है और वो पास भी हो जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट में उनको चैलेंज मिलता रहा है। आज की हेडलाइंस में आपने देखा होगा, इंडियन एक्सप्रेस की हेडलाइंस है जिसमें लिखा है सुप्रीम कोर्ट टू कंसिडर सेटिंग अप ऑफ बेंच टू हियर प्लीज अगेंस्ट पैसेज ऑफ लॉज एज मनी बिल्स। तो बहुत से लॉज ऐसे हैं जो मनी बिल के तौर पे पेश किए जाते हैं, पास हो जाते हैं और आसानी से पास हो जाते हैं। तो क्या इसकी कंट्रोवर्सी है, क्या होते हैं मनी बिल्स, उसके बारे में इस छोटे से वीडियो लेक्चर से जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, पिछले कुछ सालों में जैसे मैंने आपको बताया, चाहे वो 2016 का आधार एक्ट हो या प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में बहुत सारे बदलाव हो या फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशंस एक्ट में बदलाव हो, इन सब को सरकार ने मनी बिल के रूट से लाकर पास कराया है और समय समय पर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी होते रहे हैं। इनमें हम देखें तो आधार 2016 एक्ट पास किया गया और उसको एक मनी बिल के रूट से पास करा दिया गया। अब बार बार मैं एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि मनी बिल के रूट से पास करा दिया गया, इसको हम जानेंगे बाद में, पहले इन इश्यूज़ को जान लेते हैं। आधार बिल को चैलेंज कर दिया गया, आधार एक्ट पास भी हो गया बट चैलेंज कर दिया गया। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में कहा, 4-1 से ये पास कर दिया गया, वैलिडेट कर दिया गया। उस समय जज ने कहा कि क्योंकि आधार एक्ट पास होने से लोगों को रिलीफ दी जाएगी, उन्हें आर्थिक सहायता मिल सकती है आधार कार्ड का नंबर, आधार नंबर कोड करने से, तो इसका मतलब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकलेगा और अगर सीएफआई से पैसा निकलता है तो ऐसा बिल मनी बिल हो सकता है। तो उस समय द मेन एम ऑफ द आधार एक्ट वॉज टू प्रोवाइड सब्सिडीज एंड बेनिफिट्स विच इन्वॉल्व्स एक्सपेंडिचर फ्रॉम सीएफआई, हैंस इट कैन बी क्वालिफाइड टू बी अ मनी बिल। उस समय की जो सुप्रीम कोर्ट की बेंच थी, उन्होंने इस एक्ट को वैलिडेट कर दिया कि आधार के तौर पे पास हो सकता है। लेकिन उस समय जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जो उस समय सीजीआई नहीं थे, वो इस बेंच का पार्ट थे, उन्होंने इसको डिसेंट किया। उन्होंने कहा ये यूज ऑफ मनी बिल रूट इन दिस केस वॉज एन एब्यूज ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोसेस एंड दैट पासिंग एन ऑर्डिनरी बिल एज मनी बिल लिमिट्स द रोल ऑफ राज्यसभा इन द लॉ मेकिंग। उन्होंने कहा इस तरीके से तो हम किसी भी ऑर्डिनरी बिल को एक फाइनेंशियल क्लॉज डाल के मनी बिल बना सकते हैं और सारे ही बिल इस तरीके से लोकसभा से पास हो जाएंगे, राज्यसभा की कोई ज़रूरत नहीं है, राज्यसभा का रोल ख़त्म किया जा सकता है। इसलिए इस तरीके से बिल को डिज़ाइन करना कि उसे मनी बिल बनाकर ऐसा करते जाएंगे तो ये फ्रॉड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका एब्यूज़ है, उसका मिसयूज़ है। तो आधार एक्ट पास तो हो गया, वैलिडेट भी हो गया, बट ये इशू रह गई कि कौन से बिल मनी बिल के तौर पे आ सकते हैं, नहीं आ सकते। यहाँ ये देखा गया कि आधार को मनी बिल के तौर पे पेश कर सकते थे या नहीं कर सकते थे। ऐसे ही फाइनेंस एक्ट 2017 में द सेंटर नोटिफाइड एपिलेट ट्रिब्यूनल एंड अदर अथॉरिटीज क्वालिफिकेशंस, एक्सपीरियंस एंड अदर कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ मेंबर्स रूल्स 2017। इसमें क्या किया गया, जो ट्रिब्यूनल्स होती हैं, जो क्वाशी जुडिशियल बॉडीज़ होती हैं, जो कोर्ट जैसा ही काम करती हैं बट रेगुलर जुडिशरी का पार्ट नहीं होती हैं, उनके जो मेंबर्स हैं, काम करेंगे ट्रिब्यूनल्स में, उनकी सैलरीज क्या होंगी, क्वालिफिकेशंस क्या होंगी, इन मुद्दों पर भी रूल्स पास कर दिए गए बट फाइनेंस एक्ट के थ्रू पास किए गए, वो भी एक मनी बिल के रूट के थ्रू पास कर दिए गए। इसको चैलेंज कर दिया गया, बहुत सारे चैलेंजेस मिले कि इस तरीके से तो ट्रिब्यूनल्स वगैरह को सरकार अपने कब्जे में ले लेगी, जबकि ट्रिब्यूनल्स का काम जुडिशरी जैसा ही है। ये चैलेंज किया गया एक केस, रोजर मैथ्यू केस में, जिसमें कोर्ट 5 जज बेंच कोर्ट की बेंच थी। उन्होंने कहा कि ट्रिब्यूनल्स को इस तरीके से अगर रेगुलेट करेंगे जहां सरकार सब कुछ फैसला करेगी, ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के खिलाफ है, इसलिए इसको तो हम रद्द करते हैं। लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि मनी बिल की जो इशू है, इसको हम 7 जज बेंच को रेफर करते हैं। ये 7 जज बेंच इस मनी बिल वाले मुद्दे को चेक करेगी। मतलब जो ट्रिब्यूनल्स का जो रिफॉर्म था वो तो उन्होंने इनवैलिडेट कर दिया इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को खतरे में देखकर, बाकी मनी बिल की इशू यहाँ भी छोड़ दी गई। रोजर मैथ्यू वर्सेस साउथ इंडियन बैंक केस आया। द क्वेश्चन ऑफ विच बिल्स कैन बी डेजिग्नेटेड एज मनी बिल्स वॉज रेफर्ड टू ए 7 जज बेंच इन नवंबर 2019 बाय द 5 जज बेंच इन रोजर मैथ्यू वर्सेस साउथ इंडियन बैंक। यहां पर रेफर कर दिया गया था। 2023 में
सीजीआई जस्टिस चंद्रचूड़ ने बोल दिया था कि 7 जज बेंच वुड बी सेटअप, जल्दी ही हम 7 जज की बेंच बना देंगे ताकि ये फैसला हो सके कि कौन से बिल्स मनी बिल्स के तौर पे पेश हो सकते हैं या ये मिसयूज पावर का है या नहीं है। तो ये कंट्रोवर्सी इसमें चल रही है। अब इसको देखते हैं। और मैंने आपको बताया हाल फिलहाल में सीजीआई ने कहा जल्दी ही, जब ये प्ली रखी गई कि आप जल्दी से 7 जज बेंच कॉन्स्टिट्यूट करिए ताकि ये फैसला हो सके कि इस मनी बिल के रूट का मिसयूज ना हो, तो उन्होंने कहा जल्दी ही इस क्वेश्चन को मैं आई विल टेक द कॉल। सीजीआई ने अभी कुछ 1-2 दिन पहले कहा। अब देखते हैं कि मनी बिल का प्रोविज़न संविधान में है क्या। मनी बिल के अगर हम बात करें तो 3 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हो जाते हैं। एक तो आर्टिकल 110 जो मनी बिल को डिफाइन करता है, एक आर्टिकल 109 जो मनी बिल के डिफाइन करता है प्रोसीजर ऑफ पैसेज ऑफ मनी बिल। मनी बिल का जो पैसेज प्रोसीजर है पैसेज का उसे डिफाइन करता है। और एक आर्टिकल 117 का क्लॉज 1 है जो मनी बिल्स पे कुछ कंडीशंस लगाता है। अगर ये 3 चीज़ें हम 3 आर्टिकल्स को देख लें तो मनी बिल के बारे में हमें सभी कुछ जानकारी मिल जाएगी। तो 110 आर्टिकल डिफाइन करता है मनी बिल क्या होगा। मनी बिल को डिफाइन करें तो 110 आर्टिकल प्रोवाइड्स अ स्ट्रिक्ट डेफिनेशन ऑफ अ मनी बिल। इन ऑर्डर a bill to be designated as a money bill, it must contain only provisions dealing with a bill with all or any। मतलब 110 में जो मुद्दे दिए गए हैं उनमें से एक मुद्दे पर हो या सभी मुद्दों पर हो या उनसे संबंधित मुद्दों पे हो, ऐसे बिल को मनी बिल कहा जा सकता है। 110 के एक्सप्लेनेशन को देखें तो जो टैक्सेशन के मुद्दे हैं, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, या कंसोलिडेटेड फंड से रेवेन्यू रिसीव किया गया है या उससे निकालना है, उससे संबंधित, या भारत सरकार जो बोरोइंग्स करती है उससे संबंधित है, या कंटिजेंसी फंड से संबंधित मुद्दे हैं, ये सारे के सारे मनी बिल्स ऐसे जो बिल्स इनसे डील करते हैं मनी बिल्स कहे जाते हैं। मतलब 110 में जो मुद्दे दिए गए हैं उनमें से अगर एक भी मुद्दा है उस पर बिल है, बट 110 में दिए गए मुद्दों पर ही बिल होगा, उसे मनी बिल कह सकते हैं। 110 से बाहर नहीं होना चाहिए मुद्दा या उससे संबंधित मुद्दे हो सकते हैं, उसे मनी बिल्स कहा जाएगा। तो 110 में तो डेफिनेशन मनी बिल की दे दी गई है और ये भी बोला गया है कि कौन सा बिल मनी बिल है या नहीं है, इसमें कोई डिस्प्यूट आती है तो स्पीकर शैल डिसाइड फाइनली। जो लोकसभा के स्पीकर हैं वो फाइनली डिसाइड करेंगे कि कौन सा बिल मनी बिल है या नहीं है। मतलब फाइनलिटी क्लॉज स्पीकर के हाथ में है, वो डिसाइड कर देंगे। और वो बिल अगर डिसाइड कर देंगे मनी बिल है तो एक सर्टिफिकेट भी इशू हो जाता है कि दिस इज़ ए मनी बिल। स्पीकर उसे सर्टिफाई कर देंगे। उसके बाद जब वो राज्यसभा के पास जाता है या राष्ट्रपति के पास जाता है तो वो सर्टिफाइड होता है कि ये मनी बिल है और राज्यसभा और राष्ट्रपति समझ जाते हैं कि ये मनी बिल है। तो ये कंडीशंस 110 में और लिखी हुई हैं। तो 110 तो डेफिनेशन बता देता है मनी बिल की। अब मनी बिल के बारे में बात करें तो एक जो इंग्लैंड का जो एक एक्ट पास हुआ था 1911 में, सेक्शन 1 ऑफ पार्लियामेंट्री एक्ट ऑफ यूनाइटेड किंगडम, एक एक्ट पास हुआ था। उसमें जो मनी बिल की डेफिनेशन थी वैसी की वैसी हमारे आर्टिकल 110 में हुआ करती है। अब 110 जो इंग्लैंड में जो सेक्शन 1 ऑफ पार्लियामेंट्री एक्ट पास करना पड़ा, उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि 1909 में हाउस ऑफ कॉमन्स ने मनी बिल पास कर दिया, मतलब बजट पास कर दिया। बजट मनी बिल होता है, बजट पास कर दिया, हाउस ऑफ कॉमन्स ने पास कर दिया, लेकिन हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो अपर हाउस है उसने उसे रिजेक्ट कर दिया, रोक दिया। अब सरकार के पास खर्चा करने के लिए पैसा नहीं होगा तो फिर सरकार के काम कैसे होंगे और पूरी गवर्नेंस कैसे चलेगी? तो फिर सेक्शन 1 ऑफ पार्लियामेंट्री एक्ट 1911 में पास किया गया, जिसमें लिखा गया कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स के पास कोई सब्सटेंशियल पावर नहीं है जहां तक बजट को पास करने की बात है। तो उसी को हमने फॉलो कर लिया मनी बिल से संबंधित मुद्दों में अपने संविधान में कि लोकसभा के पास सारी पावर्स हुआ करेगी जहां तक मनी बिल की बात होती है। तो अब हम इसकी बात करें तो आर्टिकल 109 पे आ जाते हैं। आर्टिकल 109 प्रोसीजर की बात करता है, प्रोसीजर की बात करता है कि कैसे पास होगा। अब मनी बिल जो है वो सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जाएगा। मनी बिल को राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन लोकसभा। ये लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जाएगा, राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता। मतलब खर्चे के मुद्दों पर लोकसभा काम करेगी,
लोकसभा में जिसकी बहुमत होती है उसकी सरकार होती है। कहने का मतलब है एग्जीक्यूटिव के पास सारे अधिकार हैं कि सरकारी खजाने से पैसा कैसे खर्च करना है। इसलिए लोकसभा के पास एक्सक्लूसिव अधिकार है कि मनी बिल सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस होगा, राज्यसभा में नहीं हो सकता। लोकसभा से ये मनी बिल पास हो जाएगा तो जाएगा राज्यसभा के पास। राज्यसभा कैन नॉट अमेंड इट और रिजेक्ट इट। राज्यसभा इस बिल पे कोई अमेंडेशन नहीं कर सकता है, रिजेक्शन नहीं कर सकता है। राज्यसभा ओनली कैन सजेस्ट सम चेंजेस, कुछ रिकमेंडेशन दे सकता है कि आप इस बिल में चेंजेस कर सकते हैं। तो राज्यसभा बाय इट्स ओन पावर कैन नॉट ब्रिंग एनी चेंज इन द मनी बिल नॉर कैन इट रिजेक्ट द मनी बिल। एट द बेस्ट इट कैन ब्रिंग सर्टेन चेंज, इट कैन सजेस्ट सर्टेन चेंजेस सेपरेटली टू लोकसभा कि ये चेंजेस आप इसमें इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। लोकसभा के पास ये रिकमेंडेशन दे सकते हैं कि आप ये चेंजेस कर लिए। लोकसभा may accept, may not accept these changes, these suggestions। अब ये जो सजेशंस है ये लोकसभा एक्सेप्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। मान लीजिए राज्यसभा के सुझाव लोकसभा ने एक्सेप्ट कर लिए, एक किया, दो किया, सारे कर लिए, तो उसके बाद ये बिल दोबारा राज्यसभा के पास नहीं भेजा जाएगा। मतलब राज्यसभा ने जो सुझाव बताए थे वो लोकसभा ने मान तो लिए, अब बिल नया हो गया लेकिन दोबारा भेजने की ज़रूरत नहीं है। माना जाता है कि राज्यसभा ने जो अप्रूवल दिया है इसे हमने इनकॉर्पोरेट कर लिया, उनकी तरफ से हामी है। इस तरीके से दोबारा भेजने की नीड नहीं होती है। और राज्यसभा लोकसभा चाहे तो कुछ भी एक्सेप्ट ना करे, तो राज्यसभा के पास बस रिकमेंडेशन देने की पावर है, वो सब खुद अपने पावर के तहत कोई चेंजेस में नहीं ला सकता। मनी बिल का सारा अधिकार लोकसभा के पास होता है। और अगर 14 दिन तक 14 डेज तक राज्यसभा ने बिल पहुंचने के 14 डेज तक राज्यसभा ने इस पर कोई भी रिस्पांस नहीं दिया, तो लोकसभा एज्यूम कर लेगा कि जिस फॉर्म में हमने राज्यसभा को बिल भेजा था राज्यसभा की तरफ से ये अप्रूव्ड है। कहने का मतलब है राज्यसभा के पास प्रोसीजरल पावर तो है मनी बिल पर, प्रोसीजर फॉलो होने के नाते उनके पास बिल जाएगा ज़रूर और 14 डेज का टाइम भी दिया जाता है। लेकिन 14 डेज तक अगर आपने कोई आंसर नहीं भेजा है, अपना रिस्पॉन्स नहीं भेजा है, लोकसभा एज्यूम कर लेगा कि राज्यसभा से अप्रूव हो गया है। तो राज्यसभा के पास प्रोसीजरल पावर है, रियल पावर नहीं होती है, सारी पावर लोकसभा के पास होती है। इस तरीके से मैंने आपको बताया एग्जीक्यूटिव की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सरकार कैसे चलेगी, टैक्स पैसा कैसे खर्च होगा, टैक्सेस कौन सी ली जाएंगे, इसलिए और सरकार लोकसभा में होती है, इसलिए मनी बिल पे सारे अधिकार लोकसभा को दिए गए हैं। तो 109 में प्रोसीजर दिया गया है कि मनी बिल कैसे पास कराया जाता है। दोनों पास करने के लिए सिंपल मेजॉरिटी चाहिए होती है। सिंपल मेजॉरिटी इसका मतलब अगर लोकसभा में सरकार के पास सरकार को पास कराना है तो आसानी से पास हो जाएगा। सिंपल मेजॉरिटी में आपको बता चुका हूँ, जितने बैठे हैं उनमें से जितनों ने वोट किया उसके आधे से एक ज़्यादा सबसे आसान मेजॉरिटी होती है। इसका मतलब बजट को पास कराना, मनी बिल को पास कराना लोकसभा से कोई बड़ा काम नहीं है। तभी ऐसा हो सकता है कि जब गवर्नमेंट बहुत माइनॉरिटी में हो तब तो संभव हो सकता है कि बजट पास ना हो, मनी बिल पास ना हो। इस समय की गवर्नमेंट, एनडीए की गवर्नमेंट के पास तो बहुमत है, लेकिन हम बीजेपी की बात करें उनके पास बहुमत नहीं है। मान लीजिए एनडीए के सपोर्टिंग जो पार्टी हैं वो आने वाले बजट को पास ना करें, तो इसका मतलब है बजट पास नहीं होगा, मनी बिल पास नहीं होगा। और अगर मनी बिल पास नहीं हुआ, बजट पास नहीं हुआ, तो मान लिया जाता है, बजट पास नहीं होने पे मान लिया जाता है कि सरकार बहुमत खो चुकी है, उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाएगा। इसलिए मनी बिल पे सारे अधिकार, तो सिंपल मेजॉरिटी ना मिले ऐसा संभव होता नहीं है, तो आसानी से बजट पास या मनी बिल पास हो जाता है। राज्यसभा का रोल मनी बिल पे ज़्यादा नहीं होता। अब इशू आ जाते हैं, अब तीसरी इशू क्या होती है? तीसरी इशू ये कहती है कि एक आर्टिकल 117 का क्लॉज 1 ये कहता है कि मनी बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट इज नेसेसरी। टू इंट्रोड्यूस मनी बिल, रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट इज नेसेसरी। प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन नेसेसरी होती है। तो मनी बिल के संबंध में हम बात करें तो आर्टिकल 109 प्रोसीजर बताता है, 110 मनी बिल है क्या ये बताता है, कौन उसको सर्टिफाई करेगा ये बताता है, और 117 का एक कहता है कि मनी बिल राष्ट्रपति की रिकमेंडेशन पे ही इंट्रोड्यूस होगा। मतलब सरकार ही कर सकती है, प्राइवेट मेंबर
मनी बिल इंट्रोड्यूस नहीं कर सकता, सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए राष्ट्रपति के रिकमेंडेशन के बिना मनी बिल इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता है। तो ये 3 क्लॉज हो जाते हैं जो मनी बिल से संबंध रखते हैं। तो ये कंडीशंस हो जाती हैं मनी बिल की। अब मैंने आपको बताया कि सरकार पिछले कुछ सालों में मनी बिल को इंट्रोड्यूस कर, कई सारे ऐसे बिल्स हैं जो मनी बिल्स 110 से संबंधित दिखाई नहीं पड़ते हैं, पर ऐसा बना दिया जाता है कि उन्हें 110 से संबंधित हैं और मनी बिल करके इंट्रोड्यूस कर देती है ताकि राज्यसभा का रोल ख़त्म हो जाए। और हम एक फेडरल सिस्टम फॉलो करते हैं, डुअल चैम्बर है हमारे यहाँ। अगर ऐसा, जैसे जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, अगर इस तरीके से तो सभी ऑर्डिनरी बिल्स को हम एक मनी बिल का क्लॉज लगाकर मनी बिल डेजिग्नेट कर सकते हैं और आसानी से उसे हम पास कर देंगे और राज्यसभा का रोल ख़त्म हो जाता है, जो कि सही नहीं है। तो अब ये इशू चल रही है कि कहाँ तक ऐसा संभव हो सकता है कि बिल सीधे सीधे मनी बिल जैसा नहीं है फिर भी मनी बिल उसे माना जा सकता है। रही बात स्पीकर के सर्टिफिकेशन की, उसको भी सुप्रीम कोर्ट 2007 में और 2008 में सुप्रीम कोर्ट की बेंचेस कह चुकी हैं कि स्पीकर्स डिसीजन ऑन द फाइनलिटी ऑफ मनी बिल इज जुडिशली रिव्यूएबल। स्पीकर ने अगर अपना व्यू दे भी दिया है तब भी इसे कोर्ट रिव्यू कर सकता है। 2007 में राजा रामपाल केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि फाइनलिटी क्लॉज लगा देने से ये नहीं तय होता कि इस पे सुप्रीम कोर्ट रिव्यू नहीं कर सकता। ये बात सही है, संविधान में लिखा है स्पीकर का फैसला फाइनल फैसला है, फिर भी सुप्रीम कोर्ट चेक कर सकता है कि प्रोसीजर बहुत ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो नहीं है, संविधान का एब्यूज़ तो नहीं हो रहा है। इस नाते हम चेक कर सकते हैं, इसलिए स्पीकर का फैसला जुडिशली रिव्यूएबल हो सकता है। और 2018 में इसे फिर रिपीट किया कि इट इज़ स्पीकर डिसीजन टू सर्टिफाई ए बिल एज मनी बिल कैन बी जुडिशली रिव्यूएबल। तो राज्यसभा का रोल पूरा रहे, राज्यसभा को सरकमवेंट न किया जा सके, उसे बाईपास न करके ज़्यादातर बिल मनी बिल के तौर पे या कंट्रोवर्शियल बिल मनी बिल के तौर पे पास कर दे, जिस पे सरकार को लगता है कि अगर राज्यसभा जाएगा तो ये स्टॉल हो जाएगा, रुक जाएगा। उसके मिसयूज़ को रोकने के लिए फिर ये रोजर मैथ्यू केस में 7 जज बेंच को रेफ़र कर दिया गया। अब 7 जज बेंच जल्दी ही कॉन्स्टिट्यूट होगी, फिर मनी बिल से संबंधित ये जो कंट्रोवर्सी चल रही है इसको शायद इसका खात्मा हो जाएगा, इसे डिसाइड कर लिया जाएगा। तो ये इशू है रिलेटेड टू मनी बिल। होप मनी बिल से संबंधित मुद्दे आपकी समझ में आए होंगे कि क्या मनी बिल की कंट्रोवर्सी और क्या बेसिकली मनी बिल हुआ करता है। चलिए, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।